be able to provide that. Therefore, और ये तस्वीरें इस वक्त लाइव आ गई हैं और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच चुके हैं और अब ये यहाँ पर MOU का जो है एक तरीके से हम देख पाएंगे, यहाँ पे शुरुआत होगी और ज्वाइंट स्टेटमेंट भी निकल के आएगा. Yeah, and those visuals coming in live from Thimphu, Bhutan. Prime Minister Narendra Modi's entourage moving from the meeting with Prime Minister Lothe Tshering. And a number of events are expected. One, of course, we are waiting to learn about the MOUs. There, Prime Minister Narendra Modi coming out of his car. And again, in a traditional welcome, Professor Lama, if you can tell us about this particular manner of welcome in which this Angavastra is given on the hands. This we call it khada, right? This is something very sacred in the Buddhist tradition, that when we respect, when we celebrate, when we enjoy, right, and when we give blessings, we do this to the in a very, we bow down, right, and give a khada to the persons we are welcoming, right. So this brings a moment of joy, right, a moment of respect, a moment of deep friendship, exchange of wisdom, knowledge. So it symbolizes so many things. One scarf. सिंपल खदा, राइट. और ये ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है जिसकी हम आवाज सुन पा रहे हैं, ये क्या थोड़ा सा इसके बारे में? These are our traditional Buddhist instruments. We call it galing and we call it labha, right? And they are basically, these are played as per the situations, okay, right? And we have a very sad occasion, we play it in a different manner. But ये occasion लेकिन खुशी का है, जहाँ पे आप किसी का इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं. One of the loveliest, most enjoyable celebration. So this has an absolutely different tenor of playing these two instruments. And we can see the swastika also. Absolutely. So these are very common symbols in Hinduism and Buddhism. Again, ways in which the heritage, the legacy is common between the two countries. And the best part of this music is it's very touching, right? ये आपका रोम रोमांचित कर देते हैं, एक बात तो. और दूसरी बात, इसमें इसका मर्म इतना गहरा है कि आप इसको कोई लोग तो इसको सुनते ही वेदना विह्वल हो जाते हैं. भारत में जो शहनाई जैसा एक वाद्य है, उस तरीके से बेहौल हो जाते हैं. और सर, ये जो स्ट्रक्चर है मोनेस्ट्री का, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा जानकारी दे सके हमको. मोनेस्ट्री स्ट्रक्चर इज अ वेरी साइंटिफिक स्ट्रक्चर. ये बहुत वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया है और इसके अंदर क्या रहना है, किस तरह का परिवेश रहेगा, किस तरह का ऑक्सीजन इधर उधर करने का, ट्रांसफर करने का जो सिस्टम, वेंटिलेशन वगैरह, जो वेंटिलेशन का, ये सब बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से दिखता है, बहुत साधारण, लेकिन इसमें बहुत गहरा सोच गया है इसको बनाने में, इसको निर्माण करने में. और इसके अंदर जो पुरोहित लामा लोग रहते हैं, वो काफी समय तक इसके अंदर रह सकते हैं. बिल्कुल. और ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे संभवतः जब समझौता ज्ञापन साइन होंगे उसके तस्वीरें होंगी और यहाँ पे, और इस मत पीछे महात्मा बुद्ध की एक बड़ी सी प्रतिमा है और संभवतः प्रधानमंत्री उस ओर गए हैं, प्रधानमंत्री जो भूटान के उनके साथ में, और हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. नीरज, अगर आप बता सकें कि इस वक्त क्या कुछ वहाँ पे चल रहा है तस्वीरों के माध्यम से. देखिए, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री दोनों ही इस समय मोनेस्ट्री के अंदर हैं. मोनेस्ट्री को देख रहे हैं कि किस तरह की मोनेस्ट्री है, क्योंकि भूटान की अगर हम बात करें तो 1629 में इस मोनेस्ट्री की स्थापना करी गई थी और इसका जो स्ट्रक्चर है वो उस समय से लेकर अभी तक वर्तमान स्वरूप में मौजूद है, उसी पुराने स्ट्रक्चर में. नीरज, मैं आपको एक सेकंड रुकना चाहूंगा. हमारे साथ प्रोफेसर लामा सर, आप इस वक्त बता सकते हैं कि ये क्या एक पूरी प्रक्रिया इस वक्त जो पद्धति चल रही है इसमें? देखिए, ये हमारी बौद्धिक परंपरा में हम लोग जो आप देवी का स्थान बोलते हैं, जो हिंदू धर्म में हम लोग इसको अल्टार जो बोलते हैं, इसमें भगवान बुद्ध का जो मूर्ति है, उसके साथ साथ जितने भी हमारी गुरु है, पद्म संभव से लेके जितने भी गुरु है, सभी का यहाँ पे मूर्ति रहता है. और इसके साथ साथ इसमें
काफ़ी सारे फल, प्रसाद, फूल का यहाँ पे। एंड प्रोफेसर लामा, वी लर्न अबाउट ट्रेडिशन ऑफ बटर लैम्प्स। हमारे भारत में घी के दिए कहते हैं, बहुत बड़े ओकेजन में पूजा पाठ के समय जलाए जाते हैं। और इसमें लैम्प, बटर लैम्प आप कभी 108 जलाते हैं, कभी 1000 जलाते। तो ओकेजन देख देख के आप लोग इसमें एक समर्पित भावना से एक पूरी देश के लिए प्रार्थना आप करते हैं, पूरी विश्व के लिए यहाँ पे हम लोग प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल, हमारे सहयोगी नीरज सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए। नीरज, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि किस प्रकार से भारत और भूटान की जो हम साझा संस्कृति की बात करते हैं उसको एक तरीके से व्यक्त करने के लिए ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण गवाह के तौर पर, जब प्रधानमंत्री वहाँ पे बौद्ध परंपरा को एक तरीके से आत्मसात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसकी एक मान्यता को, उसको प्रणाम करते दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बौद्ध परंपरा के अनुरूप ही है और प्रधानमंत्री इस समय बुद्ध प्रतिमा के सामने मेडिटेशन के लिए बैठे हुए हैं, ध्यान मग्न है और निश्चित तौर पर विश्व कल्याण की बात कर रहे होंगे और भारत और भूटान दोनों के ही रिलेशनों को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निश्चित तौर पर ध्यान रख रहे होंगे कि जिस तरह के परिवेश और जिस तरह का परिवेश चारों तरफ है उसमें अगर शांति और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रहे तो निश्चित तौर पर तमाम देश दुनिया के जो देश हैं वो तरक्की कर सकते हैं। तो इस समय प्रधानमंत्री बुद्ध प्रतिमा के सामने ध्यान लगाकर बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं कुछ समय के लिए और इसके बाद ही तमाम जो कार्यक्रम है वो आरंभ शुरू होंगे। प्रधानमंत्री और भूटान के प्रधानमंत्री के बीच में तमाम तरह के जो समझौते हैं उन पर हस्ताक्षर होंगे और इस समय भी आप दृश्यों को देख पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री ध्यान मग्न अवस्था में बुद्ध के जो तमाम जो रूप हैं, जो तमाम जो प्रतिमाएं हैं उनके सामने प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। जी नीरज, आप बने रहे हमारे साथ। वी हैव अ स्पेशल गेस्ट इन आवर स्टूडियो, प्रोफेसर महेंद्र लामा। बौद्ध धर्म और बुद्धिस्ट मेडिटेशन का जो एक जो इंस्पिरेशन है, जो ना सिर्फ भूटान में बल्कि पूरी दुनिया में, भारत में भी ऑफ कोर्स माना जाता है। तो ये जो मेडिटेशन की जो भावना है, किसी आप मोनेस्ट्री में जाते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, किस तरीके से ये भक्ति भी है और एक तरीके से इनर नर्चरिंग भी है। देखिए, हमारी जो बौद्ध धर्म में मेडिटेशन होती है ये बिल्कुल हिंदू धर्म और धर्म जो भी है, क्रिश्चियन है, राइट, जितने भी और धर्म है सभी धर्म के जैसे ही होते हैं। लेकिन हम लोग जब एक गुम्बा में जाके वहाँ जाके जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, वहाँ का परिवेश, वहाँ का वातावरण और वहाँ के जो एक सुगंध है वहाँ के अंदर, राइट, प्राकृतिक सुगंध, उससे आप इतनी समर्पित होते हैं कि पूरी दुनिया, पूरी परिवार, पूरी समाज आप भूल के पूरी एकाग्रता के साथ, चैंटिंग का भी ट्रेडिशन होता है सर, जो एकाग्रता से आप वहाँ पे शामिल होते हैं। इसीलिए हम लोग मैं अभी जब हमारी प्रधानमंत्री महोदय को देख रहा था कि किस तरह से वो वहाँ पे ध्यान में बैठे, राइट, और किस तरह से उन्हें प्रार्थना की, किस तरह से उन्हें मेडिटेशन की, उसको देखने के बाद मुझको कभी लगता है कि जो भी एक गुम्बा में जाते वो इसी तरह का पूरी समर्पित भावना से वहाँ पे प्रार्थना करते हैं। नीरज जी, we're witnessing really intermixing of diplomacy and spirituality. When it comes to India and Bhutan, how does it work? Tell us more on that. Well, it works because the wavelength is exactly the same between the two countries, leaders and the countries. You know, if you don't have the same wavelength, then there can be discordant notes in a relationship. But in case of Bhutan and India, I mean, I can see it in सर, हम अब ये ऑफिशियल फंक्शन शुरू हो गया, हम आइए वहाँ से सुनते हैं क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। Namaskar. It is my honor in extending a warm welcome to the Honorable Prime Minister of India and the delegation to Bhutan. We would also like to express our heartfelt gratitude and appreciation to His Excellency Shri Narendra Modi for kindly consenting to grace today's important event. In today's program, we have the inauguration of the Mangdechu hydroelectric plant, the launch of stamps to commemorate 5 decades of Indo-Bhutan hydropower cooperation, launch of the RuPay card,
inauguration of the ground station for the South Asia satellite and the inauguration of the interconnection between the National Knowledge Network of India and the Druk Research and Education Network. We will also witness exchange of the agreement between the Power Trading Corporation Limited of India and the Druk Green Power Corporation Limited for the sale and purchase of the Mangdechu power. We will also witness the exchange of 9 memoranda of understanding between the various institutes and agencies of Bhutan and India. And finally, the program will conclude with the press statements by the 2 Honorable Prime Ministers. Without further ado, we will start with the inauguration of the Mangdechu power plant. And for this, I have the honor to request the 2 Honorable Prime Ministers to kindly proceed to the first inaugural plaque and to kindly do the honors of unveiling the inaugural plaque of the Mangdechu hydroelectric plant, marking successful completion and the formal inauguration of the Mangdechu hydroelectric plant. Your Excellencies, please. I request all members of the audience to be kindly seated. Thank you, Your Excellencies, and may I now invite your attention for a short video on the Mangdechu project. In 2009, the Government of India and the Royal Government of Bhutan set a target of jointly developing 10,000 megawatt of hydropower in Bhutan. Mangdechu hydroelectric project was one of the 10 hydroelectric projects planned under this initiative. The project is a 720 megawatt run-of-river power plant built on Mangdechu in Tongsa, located in central Bhutan. In April 2010, an agreement was signed between the 2 governments for the execution of the project. The construction works began in 2012. In 2018, during the visit of Prime Minister Dr. Lotus Singh to India, mutually beneficial understanding was reached between the 2 sides on the tariff for the export of surplus power from Mangdechu hydroelectric project to India. On 16th June 2019, the first unit of the project was successfully commissioned. We would like to congratulate the management. We are very grateful to the Government of India for continuously supporting hydropower in Bhutan, and also the RJOB and the former governments for their continued support. Over the course of 7 years, the Mangdechu Hydroelectric Project Authority has not only focused on developing the project, but also actively engaged in social and community support works. A total of 455 million yutum was utilized for social and environmental causes, through which the local communities greatly benefited. Hydropower development is the centerpiece of Indo-Bhutan bilateral cooperation, and to commemorate 5 decades of Indo-Bhutan hydropower cooperation, may I now request the 2 Honorable Prime Ministers to kindly launch the commemorative stamps by unveiling the plaque, please.
Thank you, Your Excellencies, and we will now proceed to the next inauguration. Excellencies, ladies and gentlemen, it has always been His Majesty the King's vision to harness space resources and technologies for the benefit of the country. The inauguration of the Ground Earth Station today marks a major milestone in taking forward His Majesty's royal vision. We would like to thank the Government of India for their generous support and for making this possible. With this, I would now like to request the two Honorable Prime Ministers to unveil the inaugural plaque of the Ground Earth Station. And I request for the audio-visual unit for the short video presentation, please. Bhutan is a landlocked country situated in the southern foothills of the Himalayan mountain range. Honorable Prime Minister Narendra Modi announced a landmark mission in 2014, the South Asia Satellite. A satellite gifted to South Asian countries to achieve growth and prosperity. The satellite was launched on May 5, 2017 by ISRO. Education in remote areas. Bhutan now has taken the lead in utilizing the satellite for the benefit of its citizens. Bhutan now has taken the lead in utilizing the satellite for the benefit of its citizens and connect its demography living in remote areas of the country. Bhutan has now a hub station in its capital city Thimphu, jointly established by ISRO and Bhutan's Department of IT and Telecom. Bhutan's state-owned broadcasting service, BBS, now expands the reach of its TV channels, BBS 1 and BBS 2, and 4 radio channels, beamed through the satellite to many households in the country. The network connects all the 20 dzongkhags or districts and selected gaewogs or group of villages for disaster management and e-governance services. Its National Emergency Operations Center in Thimphu is also linked to the peripheral centers at dzongkhags for a more efficient monitoring. The satellite also has potential in enhancing the quality of education and healthcare through teleeducation and telemedicine applications. The South Asia Satellite will not only strengthen our ties, but will also bring our hearts more closely. We launched the RuPay by using the RuPay cards on the point of sale terminal. Strengthen our ties. Thank you, Your Excellencies.
Thank you, Your Excellencies. The launch of the RuPay today signals a new era in Indo-Bhutan friendship, and I now invite your attention for a short video on the RuPay. The happiest country in Asia, whilst high in the Himalayas, is one of the closest allies to India and share a special relationship which has only grown more over the decades. May it be the culture, the simplicity and honesty of the Bhutanese people, cuisine or the mesmerizing beauty of Bhutan leading to a rise in tourism in Bhutan. Bhutan and India have always been friendly and supportive since many decades ever. Since 1947, when Bhutan was among the first nations to recognize India's independence. 2014, when our Honorable Prime Minister visited Bhutan and scholarships to Bhutanese students from India was set to double. Bhutan agreed to higher hydropower targets. An expansion of bilateral trade was discussed. The special relationship with Bhutan has only helped both the nations. For instance, in a year, 87% of the total visitors to Bhutan came in for travel and leisure, where majority are Indians. 2019, a big step for India and Bhutan. Collaboration between NPCI and RMA is conceptualized with the view to further improve the existing bilateral relationship between the two countries through people-to-people contact by way of digitization of banking services. This is an exemplary flagship project in the region, much in line with the objective of promoting less cash economy espoused by the Central Bank of both the countries, SBI being the settlement bank for RMA of Bhutan. With this tie-up, domestic and international RuPay cards will be accepted over 250 ATMs and 800 merchant outlets across Bhutan and would cover 100% merchant outlets and ATM terminals. The happiest country in Asia will now be happier with RuPay, powered by National Payments Corporation of India. In association Research and Education Network. Through this collaboration, Bhutan will have access to many global research and education networks and will also enable Bhutanese researchers to participate in world-class collaborative research projects such as e-learning, radio astronomy, telemedicine, crop research, etc. With this, I would now like to request the two Prime Ministers to jointly press the button for the launch of the interconnection. Linking institutions of research and excellence across the country for dissemination of knowledge. NKN empowers the information superhighway of India. Implemented by NIC, it is government-owned, high-speed and secure. Over 1,711 plus institutes connected, thereby touching and empowering over 5 crore students and faculty. At the 18th SAARC Summit, the Honorable Prime Minister of India shared his vision for making the region more connected and more prosperous. After connecting with Sri Lanka and Bangladesh, NKN goes live with Bhutan. It will help Bhutan access global RENs like Singeren Asia Connect for Asia Pacific region, Giant for Europe, NordUNet for Nordic countries, and Internet 2 in USA. The benefits include connecting Bhutan to e-learning platforms like Swayam, NPTEL, Digital Library, Content Delivery Network, and virtual classrooms. Possible certification for student exchange programs, telemedicine, participation in experiments with LHC, weather forecasting will help in agriculture, etc. NKN has partnered with Drukren to build the information highway between India and Bhutan for knowledge sharing and collaborations. Inaugurations, we now move on to witness the formal exchange of the Mangdechu Power Purchase Agreement and the 9 Memoranda of Understanding
between various institutes and agencies of India and Bhutan. The 9 memoranda of understanding are on aircraft accident and incident investigation, between the Bhutan National Legal Institute and the National Judicial Academy of India, between the Jigme Singh Yuvanshu School of Law and the National Law School of India University, between the Department of Information Technology and Telecom, Ministry of Information and Communications Bhutan, and the Indian Space Research Organization, between the National Knowledge Network of India and the Department of Information Technology and Telecom Bhutan, and between the Royal University of Bhutan and 4 leading Indian universities. At this point, I request the Excellencies, the Foreign Secretaries of India and Bhutan to kindly step forward for the exchange of folders containing pre-signed copies of the Mangdechu Power Purchase Agreement and the 5 MOUs. Thank you, Excellencies. I request you to pose for a photo opportunity. Thank you, Excellencies. For the exchange of the 4 memoranda of understanding between the Royal University of Bhutan and 4 universities in India, I now request their Excellencies, the ambassadors of Bhutan and India, to kindly step forward for the exchange of folders. Thank you, Excellencies. It is now my honor to request the 2 Prime Ministers for their press statement. And at this point, I would like to request protocol to escort their Excellencies to the podium, please. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I now have the honor to request His Excellency Dr. Lothe Tsering, Honorable Prime Minister of Bhutan, for his press statement. Prime Minister Shri Narendra Modi, Excellencies, senior government officials from India and Bhutan, members from the media, ladies and gentlemen, Namaskar and Kuzuzangpula. It's a great honor for me and people of Bhutan to welcome Your Excellency and the team to our country. Actually, it was on your first visit to Bhutan in 2014 when you have touched the hearts of Bhutanese people. And I clearly remember Your Excellency saying that Bhutan and India are close, not because we have open borders, but because we have opened our hearts to each other. So your visit this time shows how much you meant it. Thank you, Your Excellency, for accepting my humble invitation and taking time out to visit us. Adding to the significance of this special visit is the venue in which we are seated today. This is the first fortress built by the founder of Bhutan, Shabdrung Ngawang Namgyal, almost 400 years ago. And it is very symbolic that in his spiritual presence today that we celebrate yet another milestone in Indo-Bhutan relations. Bilateral event at this venue is first of its kind, and I personally feel it is well deserved. I thank my king for allowing us to use this sacred and auspicious hall today. This shows how much our monarchs deeply cherish the friendship of India, and no wonder we call this relation unique. With the blessings of His Majesty the King this afternoon, I had the privilege of sitting down with Modi ji for a meeting that was heartwarming and fruitful. I felt like I was having a conversation with a very close friend, a friend who cares, a friend who means a lot to us. From our conversation, His Excellency's focus on neighborhood first policies, His Excellency's clarity on leading the biggest democracy and fastest growing economy in the world has caught my attention. For this, I commend Prime Minister Modi ji for his strong and dynamic leadership. India's stature and influence has grown in the international arena, and it has emerged as a global leader. Your leadership has a rare combination of courage,
compassion, and caliber. We see you taking bold steps for the greater interests of your nation and its people. I offer my admiration and sincere appreciation for that. I assure Prime Minister Modi for Bhutan's unwavering support to India's leadership role in regional as well as global affairs. A politically and economically stable, successful India translates to a very prosperous region that also benefits Bhutan. I'd like to convey my deep appreciation to Prime Minister, your government, and people of India for your continued support in Bhutan's socio-economic development. The Mangdechu hydropower project, other programs, and the MOUs that we exchange today will go a long way in realizing our shared goals. I congratulate the highly professional team from both the countries for a successful completion of this project. I'm confident that the cost efficiency, timeliness of the completion of this plant will also be a source for inspiration for the future hydropower projects between our two countries. Even as we generate revenue from hydropower, we are happy that the energy will also, however small it may be, contribute to India's effort in doubling your GDP to $5 trillion by 2024. In addition to hydropower, we are also happy that Prime Minister Modi's initiative to establish South Asia Satellite and all your support to establish a ground station in Thimphu. We look forward to ISRO's assistance to venture into satellite and space technology. This is in line with His Majesty's vision for Bhutan to harness the benefits to overcome the challenges of a small country with very difficult geographical terrain. This support is timely. This will complement our Digital Dougal flagship program to build a very efficient digital network as part of our e-governance initiative. The other initiatives like the RuPay card, institutional linkages, Your Excellency's address tomorrow to the youth, I personally feel have huge potential in bringing the peoples of our two countries closer. I personally feel that healthy people-to-people contact based on trust and honesty should be the cornerstone of Indo-Bhutan relationship, not just based on developmental projects that we have pursued. In my conversation with Modi ji this afternoon, we listened to each other's hearts. India and Bhutan may vary in size, but our beliefs, our values, our motivations are all common. Today, I'm overwhelmed by the sense of pride that the two countries are living the definition of a true friendship. This is the truth, and I feel this is our way forward. I wish Prime Minister Modi ji and his delegates a very comfortable and pleasant stay in Bhutan. Tashidele and Dhanyabad. Thank you, Your Excellency. It is now my great honor and privilege to request His Excellency Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, for his press statement. Thank you. भूटान के महामहिम प्रधानमंत्री और मेरे मित्र डॉक्टर छेरिंग जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। भारत के अभिन्न और विशेष मित्र भूटान में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे डेलीगेशन के और मेरे गर्मजोशी भरे स्वागत सत्कार के लिए प्रधानमंत्री जी, मैं आपका और भूटान की रॉयल गवर्नमेंट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत भूटान की अद्वितीय मैत्री के बारे में आपके उदार विचारों के लिए भी आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। 130 करोड़ भारतीयों के दिलों में भूटान एक विशेष स्थान रखता है। मेरे पिछले कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में मेरी पहली यात्रा, इसके लिए भूटान का चुनाव बहुत ही स्वाभाविक था। इस बार भी अपने दूसरे कार्यकाल के शुरू में ही भूटान आकर मैं बहुत खुश हूं।
भारत और भूटान के संबंध दोनों देशों के लोगों की प्रगति, संपन्नता और सुरक्षा के साझा हितों पर आधारित है और इसलिए दोनों देशों में इन्हें जन जन का पूरा समर्थन प्राप्त है। एक्सेलेंसी, यह मेरा सौभाग्य है कि भारत की जनता के निर्णायक जनादेश ने इन संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए भूटान नरेश और आपके साथ काम करने का मौका मुझे एक बार फिर दिया है। मुझे आज भूटान के महामहिम नरेश के साथ हमारी साझेदारी के बारे में चर्चा करने का अवसर मिला और कुछ देर बाद मैं महामहिम चतुर्थ नरेश से भी मिलूंगा। भूटान नरेशों की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता ने बहुत लंबे समय से हमारे द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन किया है। यही नहीं, उनके विजन ने भूटान को पूरी दुनिया के सामने एक ऐसे अनूठे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है जहां डेवलपमेंट को आंकड़ों से नहीं, हैप्पीनेस से नापा जाता है, जहां आर्थिक विकास परंपरा और पर्यावरण के साथ आगे बढ़ता है। ऐसा मित्र और ऐसा पड़ोसी कौन नहीं चाहेगा। साथियों, यह भारत का सौभाग्य है कि हम भूटान के विकास में प्रमुख भागीदार हैं। भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं में भारत का सहयोग आपकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं के आधार पर आगे भी जारी रहेगा। साथियों, हाइड्रो पावर हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दोनों देशों ने मिलकर भूटान की नदियों की शक्ति को बिजली में ही नहीं, पारस्परिक समृद्धि में भी बदला है। आज हमने मांगदेच परियोजना के उद्घाटन के साथ इस यात्रा का एक और ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। दोनों देशों के सहयोग से भूटान में हाइड्रो पावर उत्पादन क्षमता 2000 मेगावाट को पार कर आगे बढ़ रही है। मुझे विश्वास है कि हम अन्य परियोजनाओं को भी तेजी से आगे ले जाएंगे। एक्सेलेंसी, भूटान के सामान्य लोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत से एलपीजी की आपूर्ति 700 से बढ़ाकर 1000 मैट्रिक टन प्रति माह की करने का हमने निर्णय किया है। इससे क्लीन फ्यूल गांवों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथियों, डॉक्टर छेरिंग ने हमारी पहली मुलाकात में मुझे बताया था कि राजनीति में आने के लिए उनकी प्रमुख प्रेरणा सामान्य मानवी को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराने की रही है। मैं उनके विजन से बहुत प्रभावित हुआ। भूटान में मल्टी डिसिप्लिनरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उनके सपने को साकार करने में भारत हर संभव सहयोग करेगा। एक्सेलेंसी, सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत भूटान के लिए करेंसी स्वैप की लिमिट बढ़ाने के लिए हमारा नजरिया पॉजिटिव है। इस बीच विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्टैंड बाय स्वैप व्यवस्था के तहत अतिरिक्त $100 मिलियन भूटान को उपलब्ध होंगे। साथियों, स्पेस टेक्नोलॉजी के उपयोग से भूटान के विकास में तेजी लाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। हमने आज साउथ एशिया सैटेलाइट के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया है। यह भूटान में कम्युनिकेशन, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट के कवरेज को बढ़ाएगा। इन उद्देश्यों के लिए भूटान की जरूरत के अनुसार एक्स्ट्रा बैंडविड्थ और ट्रांसपोंडर भी उपलब्ध कराया जाएगा। दोनों देश छोटे उपग्रह के निर्माण
और स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रयोग में भी सहयोग करेंगे। भारत के नेशनल नॉलेज नेटवर्क के साथ कनेक्शन भूटान के छात्रों और शोधकर्ताओं को भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए नए साधनों से जोड़ेगा। ये दोनों देशों के बीच साझा नॉलेज सोसाइटी की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विशेष रूप से हमारे युवाओं को लाभान्वित करेगा। रॉयल भूटान यूनिवर्सिटी और भारत के IITs और कुछ अन्य टॉप शिक्षण संस्थाओं के बीच सहयोग और संबंध शिक्षा और टेक्नोलॉजी के लिए आज की आवश्यकताओं के अनुरूप है। कल रॉयल भूटान यूनिवर्सिटी में इस देश के प्रतिभाशाली युवाओं से मुलाकात की मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने भूटान में रुपे कार्ड को लॉन्च किया है। इससे डिजिटल भुगतान और व्यापार तथा पर्यटन में हमारे संबंध और बढ़ेंगे। हमारी साझा आध्यात्मिक विरासत और मजबूत पीपल टू पीपल संबंध हमारे संबंधों की जान है। इसे ध्यान में रखते हुए नालंदा विश्वविद्यालय में भूटान के लिए पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप को 2 से बढ़ाकर 5 किया जा रहा है। मैंने आज यहां शब्दुरुंग का आशीर्वाद प्राप्त किया है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस विलक्षण प्रतिमा की भूटान में मौजूदगी 5 साल और बढ़ाने के लिए भारत सहमत है। एक्सेलेंसी, भारत भूटान संबंधों का इतिहास जितना गौरवशाली है, उतना ही आशाजनक भविष्य भी है। मुझे विश्वास है कि भारत और भूटान दुनिया में 2 देशों के बीच संबंधों का एक अनूठा मॉडल रहेंगे। इस सुंदर ड्रुक युल में दोबारा आने का अवसर देने के लिए आपके स्वागत, सत्कार और प्यार के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। ताशी देलक। Thank you, Your Excellency. I would like to thank the 2 Honorable Prime Ministers for gracing today's event. With this, we come to the end of the program. I request all members of the audience to kindly rise and remain at their place till the 2 Honorable Prime Ministers have exited the venue. Thank you, La and Tashi Delek. और अब बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें भारत और भूटान 2 देशों के बीच के संबंधों को आगे ले जाने के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं 2 दिन की भूटान यात्रा पे। दोनों ही देशों के बीच में 9 MOU पे समझौते हुए हैं। उसके अलावा कैसे भविष्य का एक खाका खींचना है, जिसमें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट से लेके सरकारों के बीच में सहयोग से लेकर और विकास यात्रा में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए भारत और भूटान नजर आएंगे। उसकी बानगी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में साफ तौर पर दिखाई पड़ी। उन्होंने इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया पीएम मोदी ने कि 2014 में जब वो पहली बार पीएम बने थे तो पहली विदेश यात्रा के तौर पर सहज रूप से भूटान ही तरीके से देश था जहां वो आए थे, और दूसरे कार्यकाल में के शुरुआती समय में वो भूटान आए हैं। इसमें आकर उनको खुशी हो रही है। ये बताता है कि भारत और भूटान के संबंधों में किस प्रकार की एक बानगी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, और कई चीज़ों का जिक्र किया और भारत के द्वारा भूटान की विकास में किस प्रकार से सहयोग की एक लंबी एक फहरिस्त है, उसमें अब आगे किस प्रकार से भारत सहयोग करता नजर आएगा, उसकी बानगी भी शुभेंदु देखने को मिली है। Absolutely, Arendra. Those visuals coming in live from Thimphu, Bhutan. Prime Minister Narendra Modi, along with his Bhutanese counterpart, Lotte Tshering. Moments ago, the 2 leaders spoke about the ways in which the cooperation between the 2 nations is going to be taken forward. The bedrock, of course, has been hydropower cooperation, and that is going to be taken forward with Mogadishu hydroelectric plant. Also, agreements were signed in various areas. Earth Station for South Asia satellite
was also taken up. Use of RuPay card, and we saw Prime Minister using that RuPay card also in a symbolic manner. That RuPay card now will be working in Bhutan, and those visuals coming in from Bhutan, Prime Minister Narendra Modi is going to be planting a sapling with his counterpart. Is it okay with your bare hands? Yeah, I can do it. Sir. And those visuals coming in from Bhutan, Prime Minister Narendra Modi tending to a sapling, a symbol of India-Bhutan friendship and partnership. एक जब पौधा लगाया जाता है तो उसका बढ़ना दोनों देशों की दोस्ती के बढ़ते हुए प्रतीक के तौर में भी होता है, और ये अपने आप में भले ही प्रतीकात्मक हो लेकिन इसके महत्व बहुत होता है और इसके परिणाम अपने आप में उस तरह से होते हैं। जब एक पेड़ बढ़ता है तो उसी प्रकार से दोस्ती की जो जड़ें हैं वो गहरी भी होती हैं और ऊंचाइयों को भी छूती नजर आती हैं। उस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण। और अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि भारत और भूटान के बीच में महत्वपूर्ण समझौते हुए पीएम मोदी ने संबोधन दिया, उसमें साफ तौर पे कहा है कि किस तरीके से भूटान की विकास यात्रा में भारत अपना सहयोग देकर खुद को सौभाग्यशाली समझता है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे हैप्पीनेस का एक पैमाना तय किया गया है भूटान में आज के विकास के इस दौर में, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और कई प्रकार की जो भारत के द्वारा जो सहयोग दिया जाएगा भूटान को उसका भी जिक्र किया है। नेशनल जो नॉलेज नेटवर्क है उससे जोड़ने से किस प्रकार से देश के युवाओं को, भूटान को खास तौर से फायदा होगा। एलपीजी के जो मात्रा अभी तक उपलब्ध कराई जा रही है भूटान को, उसको बढ़ाने का जो जिक्र है वो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो रॉयल फैमिली है वहाँ पे उनके जो मार्गदर्शन है और दूरदर्शिता है, विजनरी जो उनकी सोच है, उसका दोनों ही देशों के दोस्ती को बहुत फायदा मिला है। ये अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को भी कहा कि दोनों ही देशों की जो जनता है वो प्रगति और सुरक्षा जैसे मसलों को लेकर किस तरीके से इस दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। Absolutely. And talking about the friendship between the two countries, India and Bhutan, and the rapport between the two leaders, in their address, the two leaders also had wonderful words to say for each other. Prime Minister of Bhutan, Lote Tshering, spoke about how Prime Minister Modi's leadership symbolizes courage, compassion, and caliber. On the other hand, Prime Minister Narendra Modi shared an interesting anecdote from Dr. Lote Tshering's life, and he said that his foray into politics has in fact been inspired to make sure that every common man, every person in the kingdom has access to good health facilities, which is really the right of every individual. And those visuals coming in live. बिल्कुल शुभेंद्र, जो आपने बात कही वो प्रधानमंत्री मोदी ने मित्र कह के, फ्रेंड कह के संबोधित किया डॉक्टर लोटे शेरिंग को। और डॉक्टर लोटे शेरिंग जो कि प्रधानमंत्री हैं भूटान के, उन्होंने जब पीएम मोदी के बारे में जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने उनको एक ग्लोबल लीडर के तौर पे कहा और ये कहा कि किस तरह से उन्होंने तारीफ की और एक सबसे पड़ोसी पहले की जो नीति भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में अपनाई है उसका जिक्र किया। डॉक्टर शेरिंग ने सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर किस तरह से रीजनल और ग्लोबल एस्पिरेशंस को भारत अपनी तरफ से पूरा कर रहा है, इस बात का भी जिक्र किया उन्होंने। Absolutely. And Professor Lama, how do you see these images, the words that the leaders had to exchange for each others, and this planting, this organic nature of the friendship, you know, symbolized by Buddha's teachings, by the plant that Prime Minister Modi tended to. How do you see these developments in the context of the friendship? Absolutely. प्रधानमंत्री हमारी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक अभिन्न और विशेष मित्र है भूटान। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो संबंध है अद्वितीय मैत्री का संबंध है। उन्होंने ये भी कहा है कि गौरवशाली है हमारी इतिहास और आशाजनक है हमारी भविष्य। और उन्होंने इन पूरे तमाम संबंध को एक अनोखा मॉडल से वर्णन किया गया। I think it was an absolutely brilliant expositions on the part of both the prime ministers of India and Bhutan, and I think
the 9 MOUs which you have been signed are absolutely what you call it appropriate, timely. Dr. Lotha Tshering spoke about these are timely engagements. Absolutely, because amazing that India announced the launching of South Asia, what you call it, satellite in the Kathmandu summit, of Sahara. Now the Earth Station, yes. Now you have the Earth Station within a course of, it was actually launched in 2017. And the best part of today's announcement I found was, integrating Bhutanese and the Indian economy through digital processes. बहुत महत्वपूर्ण चीज आपके एम्बेसडर श्रीवास्तव, आप किस तरह से देखते हैं, क्या एक बड़ा मैसेज इस पूरे पीएम मोदी के संबोधन में हमको दिखाई पड़ता है? ये मुझे जो बड़ा मैसेज दिखाई दे रहा है वो ये है कि अगर आप ये जो 9 MOU साइन हुए हैं उन्हें आप देखें तो एक तरफ वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर तो रहा ही है, 50 साल से चला रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है। बांग्लादेश और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 700 मेगावाट से ज़्यादा का है। लेकिन जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि अब ये कोऑपरेशन दोनों के बीच के आपस का जो है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से एक